आज ही क्लास में शुरू करने जा रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी साहित्य की पीवाईक्यूज़ की क्लास, जिसमें हम 2021 में हुई शिफ्ट 2 के जो पीवाईक्यूज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? अग्नि, भ्राता, आज्ञा या किसान। तो कौन सा नहीं है? किसान। ठीक है, चलते हैं आगे कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है? तो इब्रानी, अरबी, हबशी या फारसी। तो इसमें से देखिए कौन सी शामिल नहीं है? फारसी। देखिए ये चीज़ जब आपको तभी याद होंगी जब आप जो भाषा परिवार दिए गए हैं उनको याद करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, आप ध्यान से भाषा परिवारों को याद कीजिए। फिर चलते हैं, निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक हैं। तो कौन से विचारक हैं आपके? बाल्तेयर। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया? अगर आप लोगों ने सिद्ध साहित्य पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये भी पढ़ा होगा जो सिद्ध मार्गी हुआ करते थे वो क्या थे? जीव को महासुख की ओर उन्मुख करते थे, है ना। तो इसमें कौन आएंगे? आपके सिद्ध साहित्य। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति नंददास की नहीं है? कौन सी कृति नहीं है? कवि प्रिया। ये किसकी है? केशवदास की। ठीक, चलते हैं आगे। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया? कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है उन्होंने? देव के 23 ग्रंथों का। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? तुलसी राम शर्मा, गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा या जगदम्बा प्रसाद। तो किनका नाम है? आपके जगदम्बा प्रसाद का क्या उपनाम क्या है? हितैषी। आगे चलते हैं, मैत्रेय पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? तो इन्होंने किस उपन्यास में क्या है? ब्रज क्षेत्र को दर्शाया। तो कौन सा उपन्यास है इनका? चाक। ठीक, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से यह कथन इष्टा विधेय वक्रोति रिष्टा वाचाम अलंकृति किसका है? ये कथन किसने कहा? तो ये कथन किसने कहा है? भामा ने। ठीक है, चलते हैं आगे। तो निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है अभिनव भारती, व्यक्ति विवेक, काव्य कौतुक या श्रृंगार प्रकाश। तो कौन सी है? श्रृंगार प्रकाश। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलरिज का ग्रंथ नहीं है? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कौन से ग्रंथ नहीं है इनके? देखिए एक तो द टेबल टॉक ग्रंथ भी नहीं है इनका, और एलिजाबेथन एसेज भी नहीं है। तो इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका किस में गया? ड्रॉप में, यानी कि इस क्वेश्चन के सभी को समान अंक दिए गए थे। ठीक, आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? यानी कि अभिज्ञान क्या है? तो क्या है? कथानक। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र, यांत्रिक भौतिकवाद। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम मार्क्सवाद को क्या है ऊपर से पढ़ते हैं, ऊपर से इन द सेंस हम मोटा मोटा पढ़ लेते हैं, तो हमारे दिमाग में चीज़ें ये आने लगती हैं कि जो यांत्रिक भौतिकतावाद है उन्होंने इसको लिया है, जबकि ऐसा है नहीं। जब हम किसी चीज़ को डीपली पढ़ेंगे तब हमें चीज़ें सही से समझ में आती हैं, है ना। तो देखिए कौन सा नहीं है इसमें? यांत्रिक भौतिकवाद। ठीक, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है? सत्य और अहिंसा, इससे तो सहमत थे ये। मनुष्य की सार्थकता जानने में नहीं करने में है, बिल्कुल। सादा जीवन पर और श्रम पर जोर दिए, बिल्कुल दिया। साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता। देखिए इसमें क्या कहा गया है? साध्य की शुद्धता, यानी कि आपके उद्देश्यों में क्या है? शुद्धता होनी चाहिए, लेकिन जिस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हम जिन जिन साधनों का प्रयोग कर रहे हैं उसमें क्या है? अशुद्धता होनी चाहिए, यानी मिलावट होनी चाहिए। तो ये कथन क्या है? गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 4th। ठीक है, चलते हैं आगे। कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेबड़ी, जीते खींचे तित जाऊं। तो इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? तो देखिए कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेबड़ी, जित खींचे तित जाऊं। तो इसमें देखिए स्पष्ट हो रहा है कि किसको दर्शाया गया? आपके आत्मसमर्पण को, यानी कि जहां मुझे राम ले जाएं वहां मैं चलता जाऊंगा, यानी कि आत्मसमर्पण। ठीक है, अखियां हरिदर्शन की भूखी, बारक व मुख फेरी दिखाओ, द्वीपे पीवत पतुकी। अब इसमें देखिए हमें क्या पतुकी का अर्थ बताना है। तो पतुकी का अर्थ क्या है आपका? साग सब्जी है, पेय पदार्थ है, पकवान है या पत्ते का दोना? तो क्या है? पत्ते का दोना। महारारी गिरधर गोपाल दूसरा ना कुआ,
दद मथ घृत काढ़ लया डाल दया छुआ, तो इसमें देखिए छुआ का क्या अर्थ है, तो इसमें आपको छुआ का अर्थ बताना है, तो इसमें छुए का अर्थ क्या है, मट्ठा। ठीक, आगे चलते हैं। घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता, उक्ति वैचित्र्य या संधा भाषा। तो जब आपने घनानंद की कविता को पढ़ा होगा तो उन्होंने देखिए कैसी भाषा लिखी है, ब्रज भाषा में उन्होंने रचना की है। ठीक है, उनमें कौन सी भाषा का यूज नहीं किया, संधा भाषा का या संध्या भाषा का। ठीक, गलत ही होगा। ईश्वर अस जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, तो इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है आपका, उसके बारे में बताना है। तो इसमें कौन सा है आपका, विशिष्ट द्वैतावाद। ठीक, आगे चलते हैं। कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अविराम इसी में सब होते अनुरुक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियां को महाचिति कहा गया, यानी कि शिव की कौन सी 3 शक्तियां जिन्हें हम महाचिति कहते हैं। तो इसमें से हमें छांटना है ना। तो देखिए इसमें इच्छा ज्ञान स्मृति, कामना ज्ञान स्मृति, इच्छा ज्ञान क्रिया, इच्छा भ्रांति क्रिया। तो देखिए इसमें से क्या आएगी, हमारी इच्छा ज्ञान क्रिया। ठीक, चलते हैं आगे। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया। तो ये कथन किसने कहा है, ये कथन किसने कहा है मुक्तिबोध के संबंध में, नामवर सिंह ने। अगले क्वेश्चन पर चलें। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिकों के बीच चालू मत करो। तो ये पंक्तियां किस कविता से हैं, तो ये पंक्तियां किस कविता से हैं, आपके नक्सलबाड़ी से हैं। और इसके राइटर कौन है, आपके धूमिल। धूमिल का पूरा नाम क्या है, सुदामा पांडे, इनका उपनाम है धूमिल। ठीक है, चलते हैं आगे। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तमस उपन्यास का पात्र नहीं है, रत्तो, नत्थु, रिचर्ड या हयात बख्श। तो कौन सा नहीं है आपका, कौन सा पात्र नहीं है, तो रत्तो इसका पात्र नहीं है। ठीक, चलते हैं आगे। पार्वती, सुखदेही, दौलतराम और छोटे निम्नलिखित किस कथाकृति के पात्र हैं। तो ये किस कथाकृति के पात्र हैं आपके, देवरानी जेठानी के। ठीक है, आगे चलते हैं। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन 2 पात्रों के बीच में हुआ है, तो किन 2 पात्रों के बीच में हुआ है, मेहता और मालती के बीच में। ठीक है, जगदीश चंद्र गुप्त उपन्यास धरती धन्ना अपना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है। तो ये पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि दलित जीवन की कथा है, या देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थियों की समस्या है, वायलिन और बंदूक, संगीत और युद्ध का द्वंद्व है, युद्ध और प्रेम। तो एक किसे देखिए, अगर आपने धरती धन्ना अपना उपन्यास पढ़ा होगा, उसकी पृष्ठभूमि समझी होगी, तो ये पंजाब के ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा पर आधारित है। आगे चलें। चंपादीप किस कहानी में है, तो चंपादीप, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है आपके, किसमें, आकाशदीप। कौन है इसके रचनाकार, आपके जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया है, खून वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। आपको कथन से ही समझ में आ रहा होगा कौन है, किस कहानी से, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। रचनाकार कौन है, मुंशी प्रेमचंद। लक्ष्मण किस कहानी का पात्र है, आपके कोसी का घटवार। ठीक है, रचनाकार कौन है, शरद जोशी। आगे क्वेश्चन चलें। जहाँ ना धर्म ना बुद्धि नहीं नीति ना सुजान समाज, ते ऐसे ही आपू नशे जैसे चौपट राज। तो अंधेर नगरी के किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है, गुरु, गोवर्धन दास, फरियादी या महंत। देखिए जो गुरु और महंत है ना, ये एक ही हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये भी आपके ड्रॉप में गया हुआ है, इसका भी क्या, सभी को समान अंक मिला था। अंधा युग में यूथसी की चिंता क्या थी, तो उसमें जो यूथसु थे तो उनकी चिंता क्या थी, अन्याय का प्रतिकार, पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, मानव भविष्य की रक्षा या साप मुक्ति। तो इनकी चिंता क्या थी, आपकी मानव भविष्य की रक्षा। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीति काल से भी कुछ बड़ी चढ़ी है।
यह कथन किस आलोचक का है? तो ये किसका है? आपके बाबू गुलाब राय का। ठीक है। सीप समूह के चिट्ठे किसको संबोधित हैं? बारन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड रिपन से, लॉर्ड क्लाइव से या लॉर्ड कर्जन से? किससे संबंधित है? आपके लॉर्ड कर्जन से। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? तो ये किस निबंध संग्रह में है? आपका कल्पलता में। ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया। राष्ट्रकवि के रूप में, नवोत्थान कवि के रूप में, भारतीय कवि के रूप में, सामाजिक संस्कृति के कवि के रूप में। तो किस रूप में इन्होंने आख्यायित किया? नवोत्थान के कवि के रूप में। ठीक है। मुर्दैया में नहकू पांडे किस कला में कुशल थे? बीड़ा वादन, ढोलक वादन, सारंगी वादन, तबला वादन। तो इसमें देखिए किसमें ये कुशल थे? ढोलक वादन में। अब देखिए किस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको क्या है, हर चीज़ क्या है, डीपली पढ़नी है। उपन्यास है तो उसकी मूल प्रति को पढ़िए, चाहे आप इंटरनेट के थ्रू पढ़िए, पर पढ़िए। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, अंदर से लाए जा रहे हैं। ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख किया है? तो किस गांव का उल्लेख किया है? ललितपुर का किया है, लोहितपुर का किया है, अमोड़ा का किया है, जमोड़ा का किया है। तो किसका किया है? अमोड़ा का। ठीक। आगे चलते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? तो संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखी थी? आपकी रामधारी सिंह दिनकर ने। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा आपका? संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? तो आपकी किस भाषा में रखा जाता था? हिंदी में। ठीक। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, अगर वह कविता भावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उद्धरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? तो देखिए यह उद्धरण आपका लिया गया है एक लंबी कविता का अंत। ठीक है। इसे किसने लिखा है? आपके मुक्तिबोध ने। ठीक है। और कब लिखा इसे? 1964 में। ठीक। चलते हैं आगे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई हैं केवल कवित्व के रचयिता, हिंदी के प्रथम महाकवि, केवल दोहा और तोमर के रचयिता, व्याकरण में पारंगत। तो रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई क्या विशेषताएं बताई हैं? तो उसमें देखिए इन्होंने माना है कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि थे। ठीक है। इन्होंने केवल कवित्व में ही रचना नहीं की, इन्होंने देखिए छपैया में अच्छी रचनाएं की हैं, पृथ्वी रासों में हर छंद का प्रयोग किया। ठीक। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये क्या है? हिंदी के पहले महाकवि थे। और दूसरा क्या सही माना? ये व्याकरण में पारंगत थे। ठीक है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 4। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही है? कुम्भन दास के पुत्र थे, इनकी भाषा तत्सम प्रधान है, इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, हितजू को मंगल, इनकी काव्य कृतियाँ हैं। तो इसमें देखिए ये कुम्भन दास के पुत्र थे, ये कथन सही है। और हितजू को मंगल इनकी क्या है? काव्य कृति है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? तीसरा। आगे चलें कि निम्नलिखित में से पुस्तक और लेखक का सही मेल है? केशव की काव्य कला सत्येंद्र ने लिखी है, गुप्त जी की कला कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखी है, पद्माकर की काव्य साधना अखोरी गंगा प्रसाद सिंह ने लिखी है, प्रसाद की काव्य साधना रामनाथ सुमन ने लिखी है। तो इसमें क्या हमें सही मेल बताना है कि जो ये रचनाएं दी गई हैं, जो राइटर दिए गए हैं, क्या इनका सही मेल है? तो इसमें देखिए आपका गुप्त जी की कला कृष्ण शंकर शुक्ल ने, ये सही मेल है। पद्माकर की काव्य साधना ये अखोरी गंगा प्रसाद सिंह ने लिखी, ये सही है। तो आपका ऑप्शन जो है सॉरी बी गलत है, इसमें ये इन्होंने नहीं लिखी। प्रसाद की काव्य साधना ये सही है आपकी, है ना। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है कौन सा सही जाएगा? तीसरा, यानी कि सी डी। ठीक है। चलते हैं आगे। महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापना है? महादेवी के गीतों का मूल आधार मिलन सुख है। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत हैं। महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूति रमणीय कल्पना नहीं है। तो इसमें कौन सा सही है?
तो इसमें देखिए इन्होंने क्या स्थापनाएं की कि छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही क्या है रहस्यवाद के अंतर्गत आती हैं और उनके गीतों में क्या अनूठी व्यंजना है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है इनका, दूसरा। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में सही हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंथ और निराला को छायावाद की बृहत्त्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया। नंद दुलारे वाजपेयी ने रामचंद्र शुक्ल की लोक मंगल परक आलोचना दृष्टि का समर्थन किया। नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी तथा स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के रागात्मक प्रभाव से अप्रभावित हैं। तो इसमें से देखिए हमें सही कथन को निकालना है ना। तो इसमें देखिए नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंथ निराला छायावाद को बृहत्त्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया, ये सही है इनका। ठीक, उसके बाद क्या है, नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी तथा स्वच्छंदतावाद के आलोचक हैं, ये सही है। तो इनके कौन से सही है आपके, दूसरा ऑप्शन यानी कि ए सी। आगे चलते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या हैं। भावपरक, संस्कृतनिष्ठ, तर्कपूर्ण, योग विशेष का आभास देने वाली, चिंतन प्रधान। तो इसमें हमें सही कथन को देना है। तो हमारा कथन कौन सा सही होगा, ए, यानी कि ये संस्कृतनिष्ठ और तर्कपूर्ण है, युग विशेष का आभास देने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य है। ये 12 मासा शैली में लिखा गया है, ये सही है। 12 मासा की शुरुआत जायसी ने की, ये गलत है क्योंकि 12 मासा की शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। ठीक है, जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया, ये भी गलत है। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है, ये सही है। किसके अनुसार सही है, उनकी रचना के अनुसार। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, 3। ठीक है, चलते हैं आगे। बादल को घिरते देखा कविता से संबंधित सही तथ्य हैं। नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है। इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं। तो इसमें सही बताना है हमें, है ना। तो देखिए इसमें क्या है, नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन का अनुभूत्यात्मक चित्रण किया गया है, तो चौथा सही है इसमें। अगला देखें, तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरखंड में क्या प्रतिपादित किया। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी है। कलयुग में असंतों की संगति लाभदायक होगी। कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म आश्रम का पालन करने वाला होगा। कलयुग में लोग लोभ स्वार्थ भसीभूत होंगे, माता पिता तथा गुरुओं का अनादर करेंगे। तो हमें इसमें से क्या सही कथन निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य आशु फलदायिनी होगी, ये सही है आपका। और कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के भसीभूत होंगे, माता पिता तथा गुरुओं का अनादर करेंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 4। आगे चलते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद क्या है। इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात की गई है। इसमें स्त्री की सामाजिक प्रदय और श्रेय को रेखांकित किया गया है। स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा। स्त्री अपने आंसू को व्यर्थ नहीं जाने दे सकती, वह उसी से नया सृजन करती रहेगी। तो जो मैं नीर भरी दुख की बदली जो महादेवी वर्मा ने जो कविता लिखी है, तो उसका प्रतिपाद क्या था, उद्देश्य क्या था, है ना। तो इसमें मैं बताना है। तो देखिए क्या है, स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है। स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका 4th। ठीक है,